बीते 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक की अगुवाई में रेसलर्स सांसद बृजभूषण के खिलाफ धरना दे रहे हैं। पहलवानों की मांग है कि बृजभूषण को पद से हटाया जाए और गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के तहत 2 केसेस दर्ज किए हैं। प्रदर्शनकारी पहलवान ये मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट किया जाए। बृजभूषण शरण सिंह ने नार्को टेस्ट की चुनौती को स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन उन्होंने शर्त रखा कि उनके साथ ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी यही टेस्ट होना चाहिए। इस पर बजरंग पुनिया ने कहा कि वे लोग किसी भी टेस्ट के लिए तैयार, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए। इस पूरे परिदृश्य में हमारे लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट को समझना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बात पॉलीग्राफ टेस्ट की। 19वीं सदी में इटली के एक क्रिमिनोलॉजिस्ट सीजारे लेम्ब्रोसो ने पूछताछ के दौरान अपराधी के ब्लड प्रेशर में होने वाले बदलाव का पता लगाने के लिए एक मशीन बनाई थी। उसके बाद साल 1914 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम मार्स्टर्न ने एक ऐसी ही लेकिन इससे थोड़ी एडवांस मशीन बनाई। साल 1921 में कैलिफोर्निया के एक पुलिस अधिकारी जॉन लार्सन ने भी इसी तरह की एक मशीन बनाई थी। इस तरह धीरे धीरे इस तकनीक में सुधार होता गया और इस तरह के परीक्षणों का चलन बढ़ता गया। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शरीर के अंदर कई तरह के बदलाव होते हैं, जैसे कि सांसों की गति, हृदय गति, ब्लड प्रेशर और पसीने आदि में बदलाव। इन्हीं बदलाव से पता लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं। इस तरह पॉलीग्राफ टेस्ट में व्यक्ति के शरीर में तमाम तरह की मशीनें लगाकर सच्चाई पता करने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर आरोपी के दिल की धड़कन नापने के लिए कार्डियो कफ और इलेक्ट्रोड्स लगाया जाता है। इसके अलावा उस व्यक्ति की सांस, हृदय गति, पसीने और ब्लड प्रेशर को भी मापने के लिए कई तरह की मशीनें लगाई जाती हैं। टेस्ट के शुरुआत में कुछ साधारण सवाल किए जाते हैं, मसलन पूरा नाम, पता, माता पिता का नाम, उम्र और कुछ सामान्य जानकारियां। इसके बाद अपराध से जुड़े सवाल किए जाते हैं। अगर मशीनों से जुड़े ग्राफ में इन सवालों की वजह से कोई बदलाव आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति सच नहीं बोल रहा है। अब बात नार्को एनालिसिस टेस्ट की। इस टेस्ट का इस्तेमाल भी मूलतः अपराधियों को सच उगलवाने के लिए ही किया जाता है, यानी ये झूठ पकड़ने वाली एक तकनीकी ही है, लेकिन इसमें तमाम तरह की मशीनें नहीं लगाई जाती, बल्कि जिस व्यक्ति का टेस्ट किया जाता है उसे कुछ दवाइयाँ या इंजेक्शन दी जाती है। अमूमन ट्रुथ ड्रग नाम की एक साइको एक्टिव दवा या फिर सोडियम पेंटेथॉल का इंजेक्शन दिया जाता है। इस दवा को ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है। इसकी वजह से वो आदमी अर्धबेहोशी की हालत में चला जाता है। अर्धबेहोशी का मतलब ना ही वो व्यक्ति पूरी तरह से होश में होता है और ना ही पूरी तरह से बेहोश। इस स्थिति में उस व्यक्ति का दिमाग झूठ नहीं गढ़ पाता और वो सवालों का सही जवाब देता है। ध्यान दीजिएगा कि नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण किया जाता है। इसमें विशेषज्ञों द्वारा उसकी उम्र, स्वास्थ्य और जेंडर की पूरी तरह जांच की जाती है। अगर विशेषज्ञों को लगता है कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य पूरी तरह सही नहीं है तो उसका टेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को सोडियम पेंटेथॉल का इंजेक्शन दिया गया तो इसका उसके शरीर या दिमाग पर काफी बुरा असर हो सकता है। वो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। ये टेस्ट जांच अधिकारियों, डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और मनोवैज्ञानिकों की मौजूदगी में किया जाता है। चूंकि ये पूरा टेस्ट न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, ऐसे में हमें ये भी समझना चाहिए कि इस टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है। साल 2010 में सेल्वी एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस व्यक्ति का पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट किया जाना है उसकी सहमति जरूरी है। इसके अलावा नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट की अनुमति लेना भी अनिवार्य है। कोर्ट के मुताबिक किसी व्यक्ति को इस तरह के टेस्ट के लिए मजबूर करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने आगे कहा था कि इस मामले में साल 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश फॉलो किए जाने चाहिए। एक और बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या ये टेस्ट 100% सही होते हैं? देखिए, मंजूरी मिलने के बाद से ही ऐसे टेस्ट विवादों में रहे हैं, क्योंकि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से प्राप्त नतीजे हमेशा सही नहीं होते हैं। कुछ अपराधी इतने शातिर होते हैं कि वे झूठ बोलकर भी इस तरह के टेस्ट की पकड़ में नहीं आते। शायद यही वजह है कि इन टेस्ट की विश्वसनीयता पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे तमाम ऐसे बड़े देश हैं जहां पर अब इन टेस्ट पर बैन लग चुका है। ऐसे टेस्ट के दौरान अगर आरोपी अपना अपराध स्वीकार भी कर लेते हैं तो भी अदालत इसे नहीं मानता है, क्योंकि अपराधी अपने पूरे होशो हवास में इस तरह के बयान नहीं देता है।
उदाहरण के तौर पर अगर किसी अपराधी ने स्वीकार कर लिया है कि उसने हत्या की है तो कोर्ट इसे साक्ष्य नहीं मानेगा। हाँ, अगर पूछताछ के दौरान पुलिस अपराधी से ये पूछती है कि उसने हत्या करने के बाद हथियार कहाँ छुपाए थे और पुलिस इस तरह हथियार को ढूंढ कर लाती है तो हथियार साक्ष्य माना जाएगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। आपकी नज़र में ये टेस्ट कहाँ तक जायज़ है, कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।